गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चलिए शैक्षणिक यात्रा में आपका स्वागत है। आइए, आज हम लोग लास्ट वीडियो में जो हम लोग चर्चा किए थे वो टॉपिक हम लोग का ऑलमोस्ट पूरा कवर हो चुका है। तो आज हम लोग एक नया चैप्टर को ही पढ़ेंगे, नया टॉपिक लाएंगे आप लोगों के लिए, कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट हम लोग को आज कवर करना है। कैश फ्लो स्टेटमेंट, बेसिकली इसमें तीन वर्ड आए हैं, कैश, फ्लो और स्टेटमेंट। अगर इस तीनों वर्ड का हम अलग अलग मीनिंग समझ लें तो इस चैप्टर पर ऑलमोस्ट बहुत चीज हम लोग समझ पाएंगे। तो यहाँ पर पहला कैश है। कैश कहने का आशय मतलब जो मेरे पास नगद हो, रोकड़ हो, जनरली ये होता है। मगर इस कैश को थोड़ा सा हम लोग ब्रॉड सेंस में यहाँ पर लेंगे। कैश का आशय यहाँ पर हम लोग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट लेंगे। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश और कैश इक्विवेलेंट। कैश में तो आप कैश जो हम लोग पास है, बैंक भी ले सकते हैं। बैंक को कैश के ही समतुल माना गया है। जैसे मान लीजिए किसी को हम चेक से पेमेंट किए तो आखिर वो पेमेंट तो बंदा को हो ही जाएगा, तो कैश का ही काम कर रहा है जो बैंक में मेरा पैसा है, तो कैश या बैंक बैलेंस आ गया। कैश इक्विवेलेंट में हम लोग को समझना ये क्या है। कैश इक्विवेलेंट वैसा जो मतलब तुरंत कैश में कन्वर्ट हो जाए, जैसे मार्केटेबल सिक्योरिटी जिसको बोल सकते हैं। बिल्स रिसीवेबल ले तो उसमें भी समय रहता है 3 महीना 2 महीना का, तो बिल्स रिसीवेबल लिक्विड एसेट्स है, मगर हम लोग कैश इक्विवेलेंट्स नहीं है। लिक्विड एसेट्स अलग चीज हो गया, कैश इक्विवेलेंट्स अलग चीज हो गया। कैश इक्विवेलेंट जो एकदम 1 से 2 दिन के अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाए। मार्केटेबल सिक्योरिटी ले सकते हैं, जैसे हम लोग शेयर वगैरह में पैसा करते हैं तो उसको हम लोग जब चाहे तो बेच सकते हैं, कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं और विद इन 48 या 24 आवर्स मेरे खाता में पैसा आ जाता है। तो मार्केटेबल सिक्योरिटी और इसके अंदर आ जाएगा कैश इक्विवेलेंट के अंदर। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हो गया कैश का मतलब यहाँ। दूसरा फ्लो। फ्लो क्या है, जैसे मान लीजिए एक हम लेते उदाहरण, तालाब में जो पानी है, एक नदी में पानी है, दोनों में अंतर है। नदी का पानी को हम लोग फ्लो बोलते हैं, तालाब का पानी कांस्टेंट है। इसी तरह एक बकेट या टब में पानी है वो कांस्टेंट है, अगर नल से गिर रहा है तो वो फ्लो है। मतलब फ्लो मतलब क्या, जो चेंजेज हो रहा है, जिसमें चेंजेज हो, परिवर्तन हो, वो फ्लो हो गया। तो यहाँ पर हम लोग कैश फ्लो मतलब कैश के कारण जो परिवर्तन हो रहा है उसको हम लोग यहाँ पर देखेंगे। ठीक उसी प्रकार स्टेटमेंट का अर्थ हुआ डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट मतलब जो हमको जानकारी दे उससे संबंधित। तो यहाँ पर कैश फ्लो स्टेटमेंट मतलब ऐसा कागजात, ऐसा डॉक्यूमेंट जो कैश फ्लो, कैश के आवागमन का कारण को बताए, वो हम लोग हो गया कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो चलिए हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट था वो समझ गए कि कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है। कैश के आवागमन या फ्लो का वो जानकारी देगा। फ्लो दोनों प्रकार का हो सकता है, इनफ्लो या आउटफ्लो। इनफ्लो और आउटफ्लो कहने का से मतलब व्यवसाय में कैश का आगमन भी होगा और कैश से बहिर्गमन भी होगा, मतलब बाहर भी जा सकता है कैश और कैश आ भी सकता है। यहाँ पर हम लोग एक इलस्ट्रेशन लेते हैं। यहाँ पर मान लीजिए मेरे पास फिक्स एसेट था 2 साल का, यहाँ पर फ्लो मतलब 2 साल का डाटा दिया रहेगा। 1 साल के तुलना में दूसरे साल का हम लोग अंतर को लेते हैं। जैसे मान लीजिए 1 साल में मेरा एसेट्स है 1 लाख, अगले साल वो हो गया 1.5 लाख का, तो मेरे लिए यहाँ पर कौन इंपॉर्टेंट है, ना 1 लाख इंपॉर्टेंट है ना 1.5 लाख इंपॉर्टेंट है। मेरा यहाँ फ्लो इसका इंपॉर्टेंट है जो 50,000 है, फ्लो को हमको लेना है। इसी प्रकार मान लीजिए स्टॉक 80,000 है पहला साल और दूसरा साल 1 लाख दिया हुआ है, तो हम 80,000 लेंगे ना, 1.5 लाख ना, ये नहीं लेना है हमको, ये दोनों के फ्लो को लेना है, मतलब 20,000 हम लोग को लेना है। तो कैश का हम लोग क्या लेंगे, दोनों के अंतर को लेंगे, मतलब फ्लो को लेंगे। हो सकता है ये प्लस में भी हो, माइनस में हो, सिचुएशन पर निर्भर करेगा। तो मेरे लिए ना 80,000 रेलिवेंट है ना 1 लाख रेलिवेंट है। रेलिवेंट मेरे लिए क्या है, ये दोनों का फ्लो, ये दोनों से कितना कैश का फ्लो हुआ वो रेलिवेंट है, 20,000 रेलिवेंट है। आइए, तो हम लोग बेसिकली समझ गए कि इस चैप्टर में हमको क्या कवर करना है, केस के फ्लो को देखना है। तो केस के फ्लो को हम लोग यहाँ पर 3 पार्टों में बांट दिया गया है कि किन किन कारणों से केस का फ्लो हुआ है। 3 पार्ट में बांट के हम लोग को करना है। आइए, यहाँ पर हमको कैश दिया रहेगा और कैश इक्विवेलेंट भी दिया गया। इसका एक बार फॉर्मेट का हम लोग चर्चा कर लेते हैं। पहला आपका फॉर्मेट होगा पार्टिकुलर्स
अमाउंट का दो कॉलम रहता है, एक इनर कॉलम एक आउटर कॉलम। अमाउंट रुपीज, अमाउंट रुपीज। ये आपका फॉर्मेट ऑलमोस्ट तैयार हो गया। पार्टिकुलर्स, अमाउंट रुपीज, अमाउंट रुपीज। इसमें क्या है, इसको हम लोग केस के फ्लो को तीन हेड में बांट के हम लोग देखते हैं। पहला ए हो जाएगा आपका, ए जो होगा उसको नाम दिया गया है केस फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। दूसरा जो है, जो बी पार्ट है आपका, ए नाम दिए, दूसरा बी कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तीसरा जो है सी, जो कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनली हमारा क्या दिया रहेगा, क्लोजिंग बैलेंस कैश रहेगा। मान लीजिए क्लोजिंग कैश दिया हुआ है आपका, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट दोनों लेंगे उसमें, कैश का बैलेंस, बैंक का बैलेंस और मार्केटेबल सिक्योरिटीज। मान लीजिए क्लोजिंग बैलेंस आपका दिया हुआ है 20,000, ये हो गया आपका क्लोजिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस आपका दिया हुआ है मान लीजिए 13,000, ये तो इंफॉर्मेशन दिया रहेगा। ये हो गया नीचे वाला आपका क्लोजिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ओपनिंग बैलेंस जो दिया हुआ है आपका, ये क्या है, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश 13,000। तो कैश का फ्लो क्या है, ये चीज तो हमको मालूम हो गया कि तीनों हेड से जो फ्लो आएगा, कुछ इससे आएगा, कुछ इससे आएगा, कुछ इससे, वो 7,000 की आएगा, 7,000 का आएगा। नेट, उसको हम लोग नेट इंक्रीज बोलते हैं, नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कहने क्या से, इस क्वेश्चन में आपको क्या फ्लो हो रहा है वो आप बैलेंस शीट से आसानी से देख सकते हैं डाटा से, कि ओपनिंग बैलेंस कैश का था 13,000, क्लोजिंग 20,000 है, मतलब 7,000 का फ्लो हुआ। इस 7,000 में कुछ योगदान ऑपरेटिंग एक्टिविटी के कारण फ्लो होगा, कुछ इन्वेस्टिंग के कारण और कुछ फाइनेंसिंग के कारण होगा। अब हम लोग चर्चा करेंगे कि फाइनेंसिंग एक्टिविटी के कारण किस तरह का फ्लो होता है, किस आइटम के कारण फाइनेंसिंग एक्टिविटी, कुछ इन्वेस्टिंग कुछ ऑपरेटिंग। तो किसी भी ऐसे तो हम लोग ऑपरेटिंग पहला हेड है, ए है, फिर बी है, सी है, मगर मेनली हम लोग उल्टा फाइनेंसिंग एक्टिविटी से सीखेंगे। काहे कि किसी भी व्यवसाय को करने से पहले हमको क्या चाहिए, पूंजी चाहिए, पैसा चाहिए, पैसा फाइनेंसिंग से आएगा। फिर उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, मशीनरी खरीदेंगे उस पैसा से, तो वो इन्वेस्टिंग का पार्ट हो गया। और उसके बाद क्या करेंगे, मशीनरी से प्रोसेसिंग करेंगे, ऑपरेटिंग काम होगा, फाइनली ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट हो गया। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का सोर्स क्या क्या होगा, सो देख लेते हैं। यहाँ पर फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आपका कहां से हम लोग पैसा लाएंगे फाइनेंसिंग में, जनरली कैश फ्लो स्टेटमेंट हम लोग कंपनी के कंटेक्स्ट में पढ़ रहे हैं, इसलिए कहां से पैसा लाएगी। जनरल व्यवसाय रहता तो कैपिटल से आता है, यहाँ क्या से आएगा, शेयर इशू करके आएगा, शेयर कैपिटल से कंपनी पैसा ला सकती है, या डिवेंचर से, डिवेंचर से, या लोन ले सकती है, बैंक लोन, मेनली वही लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। मेनली 3 सोर्स हो गया जिसमें आप लोग फाइनेंस हम लोग करेंगे। तो ये जो 3 सोर्स है, इससे क्या हुआ, पैसा आया आपका, तो ये आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का मद हो गया, मतलब यहाँ से पैसा आ रहा है। तो इस 3 सोर्स से जो कैश का इनफ्लो आउटफ्लो होगा हम लोग इसमें दिखाएंगे। मान लीजिए शेयर कैपिटल इशू किए, तो क्या हुआ, शेयर कैपिटल इशू किए 1 लाख का सपोज, तो 1 लाख मेरे व्यवसाय में आया ना, तो प्लस है, इशू से प्लस हो गया। तो इनर शेयर कैपिटल इशू करके 1 लाख लिखेंगे फाइनेंसिंग एक्टिविटी में, शेयर कैपिटल 1 लाख इनर कॉलम में लिखेंगे,
इस पर जितना प्रोसेस होगा उसके बाद निचोड़ इसका आउटर कॉलम में निकाल देंगे। हर एक्टिविटी का मान लीजिए 50 गो इनफ्लो या आउटफ्लो का 100 गो, तो सबको इनर कॉलम में हम लोग पुट करते जाएंगे, इनर कॉलम में पुट करेंगे, इनर कॉलम में, और उसका फाइनली हर एक्टिविटी का निचोड़ को हम लोग बाहर निकालेंगे। क्लियर है? इसी प्रकार क्या होगा, डिवेंचर इशू होगा। मान लीजिए डिवेंचर इशू होगा 50,000 का, तो 50,000 प्लस होगा, तो यहाँ डिवेंचर लिख लेंगे। इसी प्रकार हो सकता है कि शेयर्स, मान लीजिए शेयर यहाँ आया, डिवेंचर यहाँ आया, तो डिवेंचर का इंटरेस्ट पेड कर रहे हैं, तो उसको भी यहीं दिखाएंगे। जहां डिवेंचर से संबंधित खर्चा है उसलिए वो भी यहीं आएगा, मतलब जहां गाय जाएगी वहां बछड़ा जाएगा। ये चीज स्पष्ट रखिएगा कि शेयर कैपिटल अगर यहाँ है तो डिविडेंड पेड कर रहे हैं, तो वो भी यहीं पर दिखाएंगे। क्लियर है? स्पष्ट है? डिवेंचर यहाँ आया है तो अगर उसका इंटरेस्ट दे रहे हैं तो उसको भी यहीं शो करेंगे। कोई लॉन्ग टर्म लोन्स को आ रहा है तो उसका इंटरेस्ट को भी हम लोग यहीं पर शो करेंगे। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी भी आ गया। इन्वेस्टिंग में क्या है? इन्वेस्टिंग में क्या आएगा? जैसे फिक्स एसेट्स आएगा, ये इन्वेस्टमेंट आएगा, फिक्स एसेट्स और इन्वेस्टमेंट आ सकता है। तो फिक्स एसेट्स या इन्वेस्टमेंट से जो इनफ्लो आउटफ्लो होगा यहां दिखाएंगे। मान लीजिए मशीनरी खरीदे, मशीनरी परचेज, तो इससे क्या हुआ, कोई भी एसेट खरीद रहे हैं तो हमको कैश को देखना है, कैश आउटफ्लो हो रहा है, इसको हम लोग घटाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे, इसका घटाने वाले कॉलम को ब्रैकेट में लिख देते हैं। इसी प्रकार मान लीजिए इन्वेस्टमेंट को सोल्ड किए, इन्वेस्टमेंट जो था मेरा उसको सोल्ड किए, तो पैसा आएगा तो उसको प्लस वाले मतलब बिना ब्रैकेट का, और निचोड़ को हम लोग यहाँ लिख लेंगे। निचोड़ दो तरह से होगा, या तो क्या होगा, कैश इनफ्लो होगा, कैश इनफ्लो प्लस में आएगा इनफ्लो, या यूज्ड इन माइनस में आएगा तो यूज्ड इन लिखेंगे। फ्रॉम कौन एक्टिविटी है तो वो एक्टिविटी का नाम लिख देंगे। फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी लिख देंगे। अब हम लोग देख लिए कि फिक्स एसेट से रिलेटेड यहाँ आ जा रहा है, फिक्स लायबिलिटीज मतलब शेयर वर्थ। अब बैलेंस शीट में क्या पार्ट बचा, एक यहाँ बच रहा है आपका लायबिलिटी साइड में, एसेट साइड में करंट एसेट्स बच रहा है, करंट एसेट्स, और लायबिलिटी साइड में करंट लायबिलिटीज, इसके साथ एगो रिजर्व सरप्लस बच रहा है, रिजर्व एंड सरप्लस। तो ये तीन जो बच रहा है, जो ये दोनों महीने गया वो ऑपरेटिंग में जाएगा। ऑपरेटिंग में मेनली क्या है, क्या जाता है जान लीजिए। ऑपरेटिंग में जो गुड्स को बनाने से, मैन्युफैक्चरिंग या उसको सेल करने से, ऑफिस से रिलेटेड, या क्या कहेंगे उसको, सेल हाउस से रिलेटेड जो आएगा खर्चा यहाँ पर आएगा। मतलब गुड्स को बनाने से, मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड या ऑफिस या मैनेजमेंट रिलेटेड या शोरूम से रिलेटेड जो खर्चा आएगा ऑपरेटिंग आ जाएगा। अब मान लीजिए इन्वेस्टमेंट किए थे, तो हो सकता है हम किसी दूसरे कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट कर लिए, इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं, तो वहां पर हमको क्या मिलेगा, शेयर पर डिविडेंड मिलेगा। तो डिविडेंड रिसीव यहाँ पर आ जाएगा। अगर डिविडेंड रिसीव रहता है तो वो यहाँ पर शो होगा, डिविडेंड रिसीव यहाँ पर शो होगा। डिविडेंड पेड शेयर से रिलेटेड है तो यहाँ आएगा, मतलब जहां गाय जाएगी वहां बछड़ा जाएगा, ये चीज याद रखना है। मान लीजिए डिविडेंड मेरा इन्वेस्टमेंट के रूप में था, उस पर जो इनकम होगा उसी हेड में दिखेगा। यहाँ पर शेयर मेरा लायबिलिटीज के रूप में था, उसे हम फंड राइज किए थे, तो उस पर अगर हम डिविडेंड पेड करते हैं तो यहाँ जाएगा। इसी प्रकार किसी डिवेंचर खरीदे हैं तो वहां पर हमको इंटरेस्ट मिलेगा, तो यहाँ पर आएगा, इन्वेस्टमेंट के रूप में है, और डिवेंचर हम इशू किए हैं तो उसका इंटरेस्ट पेड करेंगे तो यहाँ दिखाएगा। सिंपल कंसेप्ट है, जहां गाय जाएगी वहां बछड़ा जाएगा, वो कंसेप्ट हम लोग याद रखना है। अब फाइनली ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बनाने का दो मेथड है। आपके कैश फ्लो स्टेटमेंट में दो मेथड बोला गया है, एक डायरेक्ट मेथड, एक इनडायरेक्ट मेथड। ज्यादातर सम्स हम लोग इनडायरेक्ट मेथड से ही सोल्व करेंगे, तो पहले उस पर चर्चा कर लेते हैं, फिर डायरेक्ट मेथड पर हम लोग चर्चा करेंगे। मगर इनडायरेक्ट को समझने के लिए पहले आपको डायरेक्ट समझना होगा। आइए, डायरेक्ट में हम लोग एक फॉर्मेट बनाते हैं, ट्रेडिंग पीएल बना लेते हैं सपोज एक तो संक्षेप में। यहाँ क्या लिखते थे हम लोग ट्रेडिंग में, सेल्स लिखते हैं, इधर लिखते हैं ओपनिंग स्टॉक, परचेज, और फाइनली उसको हम लोग अगर बोले तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लिख सकते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। फिर यहाँ जीपी जो ग्रॉस प्रॉफिट निकलता था यहाँ बंद कर दिए। इस ग्रॉस प्रॉफिट को हम लोग यहाँ खींच के ले आते थे पीएल में, जीपी कैरी डाउन, कैरी फॉरवर्ड। अब पीएल का आइटम सैलरी हो गया, जो हो गया, ऑफिस एक्सपेंसेस हो गया, या इंटरेस्ट, इन्वेस्टमेंट का क्या बोलेंगे, इंश्योरेंस हो गया, ये सब जितना आइटम आएगा फाइनली हमारा क्या निकलता था, नेट प्रॉफिट निकलता था। नेट प्रॉफिट
निकलता था। चलिए, तो ये जो है, तो सबसे पहले सेल्स हुआ, तो डायरेक्ट मेथड में हम लोग चलेंगे, तो सेल्स के थ्रू चलेंगे, मतलब सीधा क्रम में चलेंगे। उसमें हम लोग क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को घटा लेंगे, उस पर जो और कौन सेल्स लेंगे, जो कैश से संबंधित हो, कि हम लोग कैश फ्लो कर रहे हैं। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो कैश से है, जितना खर्चा हुआ, मान लीजिए यहाँ डिप्रिसिएशन एक आइटम रहता, मान लीजिए यहाँ पर एक डिप्रिसिएशन रहता, तो डिप्रिसिएशन के कारण मेरा कैश बाहर नहीं गया, तो इसको नहीं घटाएंगे, तो उस मेथड से चलेंगे तो डायरेक्ट हो गया। फाइनली हमको नेट प्रॉफिट आता है। मगर अगर हम नेट प्रॉफिट से चले, उल्टा चले, तो हम लोग इनडायरेक्ट में नेट प्रॉफिट से चलेंगे, तो क्या करेंगे, हमको नेट प्रॉफिट कौन चाहिए, यहाँ पर नेट कैश प्रॉफिट चाहिए। तो नेट कैश प्रॉफिट जानने के लिए नन कैश आइटम को उसको क्या करेंगे, जो घटा है उसको एड बैक कर लेंगे, नन कैश आइटम का जो इनकम से मेरा नेट प्रॉफिट बढ़ा है उसको लेस कर देंगे, माइनली हमको कैश प्रॉफिट आ जाएगा। तो फॉर्मेट के रूप में हम लोग यहाँ लिखते हैं, हम लोग पहले सबसे पहले यहाँ क्या लिखते हैं, अगर हम इनडायरेक्ट मेथड से चले, पहला इनडायरेक्ट मेथड चलते हैं, फिर डायरेक्ट का हम लोग चर्चा कर लेंगे। इनडायरेक्ट मेथड, यहाँ पर अकाउंटिंग एएस कितना लागू होता है, यहाँ पर 3 लागू होगा, और इंडियन अकाउंटिंग एएस 7 लागू होगा। ये चीज को हम लोग ध्यान में रखेंगे, कभी कभी पूछ जाता है कैश फ्लो स्टेटमेंट में कौन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लागू होगा, तो एएस 3 बोलेंगे। अब भारतीय परिप्रेक्ष्य में बोलेगा भारतीय अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, तो एएस 7 बोलेंगे। आइए हम लोग यहाँ पर क्या लेंगे, सबसे पहले नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड फॉर्मेट वाइज हम लोग लिख रहे हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। तो नेट प्रॉफिट जो दिया रहेगा उसको हम लोग बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम कन्वर्ट कर लेंगे, वो अमाउंट लेंगे इनर कॉलम में, और उसके बाद हम लोग इसमें क्या करेंगे, ट्रीटमेंट करेंगे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नन कैश आइटम को एडजस्टमेंट करेंगे। यहाँ पर हम लोग एडजस्ट करेंगे नन कैश आइटम को, नन कैश इनकम जो उसको एडजस्ट कर लेंगे। उसके बाद जो लिखलेगा, जैसे डिप्रिसिएशन हो गया, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हो गया। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस क्या है, सो देख लीजिए डिप्रिसिएशन क्या है। डिप्रिसिएशन क्या है, एसेट्स पर हम क्या करते हैं, डिप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, तो उसके कारण से मेरा नेट प्रॉफिट में तो पीएल में दिखा के नेट प्रॉफिट घटा लिए, मगर डिप्रिसिएशन के कारण मेरा कैश क्या हुआ, आउटफ्लो नहीं हुआ है, तो उसको इसलिए एड बैक करेंगे, क्योंकि हमको कौन प्रॉफिट चाहिए, कैश नेट प्रॉफिट चाहिए, इसलिए उसको एड बैक करेंगे। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस जो है वो क्या है, व्यवसाय को सेटअप करने किससे संबंधित खर्चा होता है, कुछ व्यवसाय को लीगल डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ता है, उससे संबंधित चार्जेज है, तो वन टाइम्स एक्सपेंसेस है, ये एक बार खर्चा होगा। तो एक बार जब खर्चा हो गया व्यवसाय को प्रारंभ करने के बाद, जब व्यवसाय रनिंग स्थिति में है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, धीरे धीरे पीएल से राइट ऑफ कर लेते हैं। तो जिस वर्ष राइट ऑफ करते थे उस वर्ष तो ये पैसा बाहर नहीं जा रहा है, वो तो जब व्यवसाय स्टार्ट करने से पहले ही खर्चा हो गया है, इसलिए इसको भी एडबैक कर लेंगे। इसी तरह हो सकता है डिस्काउंट ऑन शेयर्स, अब तो शेयर खत्म हो गया है, शेयर डिस्काउंट पे इशू नहीं हो सकती है, इसीलिए डिस्काउंट ऑन डिवेंचर ही लिखेंगे। डिस्काउंट ऑन डिवेंचर हो तो उससे क्या होगा, मेरा पैसा कम आ रहा है मगर पैसा बाहर तो नहीं जा रहा है डिस्काउंट के कारण, इसीलिए क्या करेंगे, इसको हम एडबैक कर लेंगे। पीएल का हमको कैश नेट प्रॉफिट चाहिए, इसीलिए इसको एडबैक करेंगे। इसी प्रकार हो सकता है अंडर राइटिंग कमीशन हो, अंडर राइटिंग कमीशन। अंडर राइटिंग कमीशन किसको कहते हैं, शेयर को बेचने से संबंधित जो खर्चा होता है उसको हम लोग अंडर राइटिंग कमीशन बोलते हैं। अंडर राइटिंग कमीशन हो गया, शेयर से जो बेचता है उसको हम लोग जो कमीशन देते हैं, तो वो शेयर को बेचने वक्त लागू हुआ है, मगर इसको क्या करते हैं, हम कई एक वर्ष में हम लोग राइट ऑफ करते हैं, तो जिस वर्ष राइट ऑफ कर रहे हैं उस पर तो मेरा पैसा आउटफ्लो नहीं हो रहा है, इसलिए इसको एडबैक कर लेंगे। हमको नेट कैश प्रॉफिट जानने के लिए, नेट प्रॉफिट में चूंकि घटा हुआ है। इसी प्रकार हो सकता है लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स हो, क्योंकि फिक्स एसेट तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का आइटम है, तो वहां सेल जितना में किए होंगे वो पैसा तो वहां ले लिए होंगे, तो लॉस जो हम यहाँ राइट ऑफ कर रहे हैं तो उससे मेरा पैसा तो आउटफ्लो नहीं हो रहा है, इसीलिए इसको एडबैक कर लेंगे। इसी प्रकार प्रॉफिट होगा तो उसको हम लोग लेस कर लेंगे। प्रॉफिट भी हो सकता है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, ये अमाउंट तो यहाँ मेंशन होगा जितना में सेल किया है, तो प्रॉफिट के कारण मेरा जो नेट प्रॉफिट बढ़ रहा है, मगर प्रॉफिट से तो मेरा कैश नहीं आ रहा है, जो कैश आना था वहां तो ले ही लिए, तो इसका मतलब इसको भी हम लोग लेस कर लेंगे। ये लेस होगा, ये सब एडबैक है। लेस वाला आइटम को लोग ब्रैकेट में लिखेंगे। फाइनली इसका क्या लिख लेगा, एडजस्टमेंट कर लेंगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट लिख लेगा फॉर्मेट के अनुसार। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जिसको नाम दिया गया है
बिफोर क्या ले लिए हम लोग, पीएल का आइटम ले लिए। अब बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस हो जाएगा, बिफोर नेट प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब क्या वर्किंग कैपिटल मतलब करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज का ट्रीटमेंट करेंगे। करंट एसेट्स में मान लीजिए स्टॉक है, स्टॉक बढ़ गया, स्टॉक था मान लीजिए मेरा 10,000, वो हो गया 12,000। तो स्टॉक 2,000 क्यों बढ़ा, मतलब हम कहीं से करे किए हैं, तो करे किए इसका मतलब मेरा पैसा बाहर गया है। इसीलिए जब जब करंट एसेट्स बढ़ेगा तो हम लोग लेस करेंगे। कोई भी एसेट, फिक्स एसेट्स हो या करंट एसेट्स हो, बढ़े तो उसके अगेंस्ट में मेरा पैसा आउटफ्लो हो रहा है, इसीलिए उसको लेस करेंगे। अगर वो घट रहा है मतलब सेल करके पैसा ले रहे हैं। अब करंट लायबिलिटीज में मान लीजिए क्रेडिटर्स था 15,000, वो हो गया 18,000। तो कैसे बढ़ा, मतलब उधार करे किए 3,000 का उधार, मतलब डिफरेंस दिख रहा है, मतलब 3,000 हमको कम कैश देना पड़ा। हम तो उधार करे किए तो कैश आउटफ्लो जरूर नहीं हो रहा है, ये तो निश्चित है कि उधार करे में क्रेडिटर 15 से 18 होने में कैश मेरा आउटफ्लो नहीं हुआ, मगर क्या हुआ, क्या 3,000 से मेरा कैश बच गया, एक तरह से कैश बढ़ गया। इसीलिए हम लोग क्रेडिटर बढ़ेगा तो उसको हम लोग ऐड कर लेंगे। तो वर्किंग कैपिटल का एडजस्ट करने के बाद जो निकलेगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट, उसको क्या नाम देंगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स पेड। अब टैक्स पेड लेस कर देंगे मान लीजिए, तो फाइनली क्या निकल जाएगा, अगर प्लस में आएगा तो नेट कैश फ्लो, प्लस में आएगा तो फ्लो, और नहीं तो यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ये अमाउंट को हम लोग आउटर कॉलम में निकालेंगे और एडजस्टमेंट वाला यहाँ। इसी तरह इसका ऑपरेटिंग जो नेट निकलेगा उसको यहाँ, और ये यहाँ, ये तीनों मिलके हमको मालूम है ये आपका 7,000 होगा। तब 13,000 ओपनिंग बैलेंस को ऐड करेंगे तो क्लोजिंग आ जाएगा। मतलब कहने का से कैश फ्लो स्टेटमेंट एक ऐसा है जिसमें हमको आंसर मालूम है कि इतना आना है तीनों एड से, तो गलती भी होगा कहीं तो हम आसानी से रिकग्नाइज कर सकते हैं। तो बेसिकली हम लोग क्या समझे कि जो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज है उसमें फिक्स शेयर से और डिवेंचर से रिलेटेड फिक्स लायबिलिटी से आइटम यहाँ ट्रीटमेंट होगा, फिक्स एसेट से इन्वेस्टिंग में, और ऑपरेशन से संबंधित जितना खर्चा हो, मतलब माल को बनाने से संबंधित, माल को बेचने से संबंधित, ऑफिस से संबंधित, शोरूम से संबंधित, सारा को हम लोग यहाँ डील करेंगे कैश आइटम को। मगर हम लोग अगर इनडायरेक्ट मेथड बता रहे हैं तो नेट प्रॉफिट से लेंगे, तो नेट प्रॉफिट को हम लोग कन्वर्ट किसमें करेंगे, नेट प्रॉफिट को कैश प्रॉफिट में कन्वर्ट करना है। तो नॉन कैश आइटम को पहले एडजस्ट कर लिए, फिर हम लोग वर्किंग कैपिटल वाले आइटम को एडजस्ट कर लेंगे, फाइनली टैक्स पेड घटा देंगे। अब यहाँ पर जो एक्स्ट्रा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, उस पर थोड़ा सा हम लोग अभी चर्चा करेंगे। तो बेसिकली हम लोग देख लिए, बैलेंस शीट से भी स्पष्ट है, ये शेयर कैपिटल डिवेंचर्स बैंक लोन चला गया यहाँ, एसेट्स वाला भाग फिक्स एसेट्स इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टिंग में। अब जो बच गया बैलेंस शीट में आपका वो कहा जाएगा, ऑपरेटिंग में। इससे भी क्लियर है, ऑपरेशन से संबंधित खर्चा है वो। अब आइए हम लोग चर्चा करते हैं कि यहाँ पर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम के लिए हम लोग नोट्स बनाएंगे। वो जो बैलेंस शीट में दिया रहेगा प्रॉफिट, उसको हम लोग नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम कन्वर्ट करेंगे। आइए थोड़ा सा उस पर चर्चा कर लेते हैं। स्थान का कमी है इसीलिए थोड़ा सा हम फिर इसको मिटाते हैं। तो हम लोग को देखना है कि कैश किस आइटम मेरे लिए वो रेलिवेंट है जिससे कैश का फ्लो हो रहा हो। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश इक्विवेलेंट कहने का से मार्केटेबल सिक्योरिटीज है ना। तो प्रश्न में आपका स्पष्ट दिया रहेगा, इस पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 लागू होता है और इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोले तो 7 है ना। आइए अभी हम लोग ऑपरेटिंग जो देखे थे, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम था। सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं जो ऑपरेटिंग रेशियो, हम लोग रेशियो एनालिसिस जो पढ़े अकाउंटिंग रेशियो, उसमें भी हम लोग चर्चा किए थे। सबसे पहले क्या रहता है, हम मान लीजिए प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, जिसको पीबीआईटी हम लोग बोलते थे शॉर्ट फॉर्म में, पीबीआईटी, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। मान लीजिए कुछ दिया हुआ है, इसमें हम लोग क्या करते थे, लेस करते थे, पहले इंटरेस्ट घटाते थे, ये जो बच गया ये जो अमाउंट है इसको हम लोग बोलते थे प्रॉफिट आफ्टर बिफोर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब इसमें क्या करते थे, सबसे पहले टैक्स घटाते थे,
टैक्स घटने के बाद जो अमाउंट आया, ये इसको बोलते थे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, पैट जिसको बोले, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब फाइनली इसमें क्या करते थे, ये प्रॉफिट क्या करते थे, कंपनी कुछ शेयर्स पर डिविडेंड देती थी और एक प्रेफरेंस शेयर को डिविडेंड देती थी। मान लीजिए कुछ डिविडेंड दी कंपनी, कुछ क्या करती थी, रिजर्व फंड इस समय ट्रांसफर करेगी, रिजर्व फंड या जनरल फंड, जनरल रिजर्व जो भी हो, इस समय कुछ शेयर्स डिविडेंड दी कुछ रिजर्व फंड में। अब फाइनली इसको बैलेंस शीट में पीएल के रूप में शो कर दी, जो आया ये प्रॉफिट कहां चला गया आपका, बैलेंस शीट में दिया रहेगा। प्रॉफिट टू रिजर्व एंड सरप्लस में हम लोग दिखाते थे इसको, रिजर्व एंड सरप्लस में ट्रांसफर हो गया। तो ये आपका फंड आया था। हम वहां पर जो लिया ऑपरेटिंग रेशियो में, वहां पर हम लोग क्या लिखे थे, वो चीज पर हम लोग को ध्यान देना है। वहां पर हम लोग लिखे थे प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, ये हम लोग लिखे थे वहां पर। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स ले रहे हैं, बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, मतलब ये हम लोग अमाउंट वहां बैलेंस शीट से हम लोग पुट किए थे ऑपरेटिंग रेशियो में सबसे पहला फॉर्मेट के अनुसार। और हमको बैलेंस शीट में जो दिया रहता है, ये अमाउंट दिया रहता है, रिजर्व एंड सरप्लस में प्रॉफिट इतना है आपका, 2 साल का डिफरेंस हम लोग मान के चलते थे जो भी हो। तो ये हम लोग वहां स्टार्ट कर रहे हैं यहां से, और हमको दिया हुआ है ये। तो ये बीच वाला अमाउंट के लिए हम लोग क्या करते हैं, वर्किंग नोट बनाएंगे, एडजस्ट करेंगे इसको। वर्किंग नोट बनेगा, इसके लिए क्या बनेगा, वर्किंग नोट। वर्किंग नोट्स कैसे बनेगा, सो देखिए, हमको ये प्रॉफिट मालूम है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें रिजर्व में जो कुछ ट्रांसफर हुआ, कुछ डिविडेंड, प्रोपोज डिविडेंड के कारण ट्रांसफर हुआ, उसको एडजस्ट करेंगे। कुछ टैक्स पेड जो था उसको एड बैक कर लेंगे। टैक्स पेड, टैक्स का प्रोविजन जनरली रहता है, इसको हम लोग प्रोविजन बोलेंगे, प्रोपोज डिविडेंड रहता है, टैक्स प्रोविजन प्रोपोज रहता है जो उसको हम लोग। अब क्या है, इसके बाद ये आइटम आएगा, तो इसको हम लोग अलग से क्या करेंगे, वहां जो होगा ये सबका एड बैक करके हम लोग यहां तक पहुंच जाएंगे। इसके लिए एक वर्किंग नोट डालेंगे। अब एक चीज देख, एक चीज यहाँ और समझना है, टैक्स का ट्रीटमेंट हम लोग को समझना है। टैक्स के बारे में होता क्या है सो देख लेते हैं। मान लीजिए 2 साल 3 साल का प्रॉफिट, गवर्नमेंट क्या बोलती है, टैक्स का एक दर फिक्स कर दी है। मान लीजिए हम लोग 2013, 2014, 2015, 2016 लेते हैं, हमारा टैक्स लगता है प्रॉफिट पर। नेट प्रॉफिट यहाँ पर आपका है, मान लीजिए यहाँ 2 लाख है, यहाँ पर 3 लाख है, यहाँ पर 4 लाख है, यहाँ पर 6 लाख है। तो हमको टैक्स का गवर्नमेंट ये नहीं कहती है किसी भी कंपनी को कि आप 50,000 टैक्स दीजिए और उसके अनुसार आप अपना व्यवसाय कीजिए। टैक्स का अमाउंट फिक्स नहीं करती है कि आपको टारगेट दे दिया कि नहीं आपको 50,000 टैक्स देना है, उसके अनुसार आप अपना सेल्स बिक्री कीजिए, प्रॉफिट बढ़ाइए, वो चीज नहीं होता है। टैक्स में क्या होता है, एक रेट फिक्स होता है, उसके अनुसार हम लोग जितना भी अर्न किए उस पर टैक्स देते हैं। तो टैक्स का रेट मान लीजिए 15% है, टैक्स का दर 15% है, टैक्स एट द रेट ऑफ 15%। तो यहाँ पर टैक्स कितना देना पड़ेगा हमको, 30,000। इस साल हम लोग को कितना देना होगा, 45,000। इस साल 60,000, इस साल 90,000, 15%। अब हम लोग के पास बच्चा कितना, इस सबसे टैक्स घटेगा इसमें से। ये आ गया आपका 170, ये आ गया 255, ये आ गया 340, ये आ गया 510। तो ये जो प्रॉफिट है आपका, ये मेरा मूल प्रॉफिट हुआ टैक्स देने के बाद। तो टैक्स देने के बाद ये मूल प्रॉफिट हुआ, तो होता क्या है, क्या 2013 का टैक्स को हम लोग 2013 में ही पेड कर दिए थे, नहीं। हम लोग जनरली आप जब भी देखिएगा व्यवहारिक रूप में यहाँ प्रोपोज होता है, और पेड करते करते मान लीजिए जनवरी से दिसंबर तक का ये आपका प्रॉफिट है, तो 30,000 इसका टैक्स निकला, पेड करते करते क्या आ जाता है, 2014 आ जाता है। इसी प्रकार 2014 का पेड करते करते कब पेड होता है, ये पेड करते करते देखिएगा कि आप 2015 में घुस गए, दिसंबर तक हम लोग को नेट प्रॉफिट पता चलता है, तो पेड करते करते ये भी
हम लोग 16 में पहुंच गए। मतलब जिस साल का टैक्स है उस साल तो हम लोग पेड कर नहीं पा रहे हैं। तो ये हम लोग कैश फ्लो देखना है, मतलब टैक्स के कारण क्या आउटफ्लो हो रहा है, कैश फ्लो स्टेटमेंट हम लोग देख रहे हैं। तो ये इस साल तो पेड नहीं हो पा रहा है, ये तो इस साल पेड हो रहा है, और ये इस साल नेक्स्ट ईयर पेड हो रहा है। मान लीजिए हम लोग 2 साल पर ही अपने आप को कांस्टेंट करते हैं, तो यहाँ पर टैक्स था 30,000, यहाँ पर था 45,000। दोनों का हम लोग दोनों डाटा दिया हुआ है, आपका टैक्स का दिया रहेगा 30,000 और 45,000। तो इस साल चूंकि हम बना रहे हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट, तो ये इस साल वाला हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंस दोनों का नहीं लेंगे। जनरली हम लोग क्या करते थे, डिफरेंस लेते थे, 15,000 हम लोग लेते थे। कैश फ्लो ही ना बोलता है कि मैन फ्लो को आप लोग देखना है, मगर वो चीज टैक्स पर लागू नहीं होगा। क्यों नहीं लागू होगा आप समझ रहे हैं। 30,000 जो है पिछले साल, वो उस साल पेड नहीं हुआ, वो इस साल पेड हुआ है, और 45 चूंकि इस साल पेड नहीं होगा, अगले साल पेड होगा, मगर ये इस साल पीएल में घटा हुआ है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, एड बैक कर लेंगे। इसके कारण से मेरा पैसा तो आउटफ्लो नहीं हो रहा है, प्रॉफिट घट जा रहा है, और ये चूंकि पेड हो रहा है तो इसको घटाएंगे। तो हम लोग वहां नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स करते हैं, तो प्रॉफिट से पहले टैक्स को एड बैक करके निकाल देंगे नोट्स में, और जब नीचे सबसे पहले ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स में हम लोग टैक्स घटाते हैं, तो ये घटाएंगे। इसका कहने का मतलब हम लोग इसको ऐड करेंगे और इसको लेस करेंगे। यहाँ हम लोग दोनों का डिफरेंस को नहीं लेंगे। यही चीज आपका डिविडेंड पर, जब टैक्स पर ही चीज हो रहा है, जब प्रॉफिट आने के बाद पहले टैक्स देते हैं, तो डिविडेंड पर भी तो यही चीज हुआ होगा कि सबसे पहले हम लोग पिछले साल का प्रोपोज डिविडेंड को इस साल पेड कर रहे होंगे, और इस साल का अगले साल पेड करेंगे। तो इस साल वाला जो प्रोपोज है उसको एड बैक करेंगे, और डिविडेंड पेड के रूप में हम लोग दिखाएंगे। डिविडेंड कहां दिखेगा, डिविडेंड आपका स्टार मार्क, इसीलिए हम लोग डिविडेंड कहां दिखेगा, डिविडेंड अगर शेयर से रिलेटेड है तो हम लोग कहां जाएगा, जब शेयर वहां जा रहा है फाइनेंसिंग एक्टिविटी में, तो डिविडेंड भी वहां दिखेगा। तो इसीलिए कुछ आइटम्स जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स जिसको नाम दिया गया है, क्या करेंगे हम लोग, जैसे टैक्स का हो गया, पिछले साल वाला को हम लोग पेड करेंगे और इस साल वाला को एड बैक करेंगे। कारण आप लोग समझ गए होंगे। और इसके अलावा जितना है सबका हम लोग फ्लो देखते हैं, दोनों का डिफरेंस को हम लोग एज्यूम करके एक्सक्यूज मी, यहाँ पर हम लोग दिखाते हैं। तो चलिए, हम लोग का ऑलमोस्ट सारा पहलू को कवर किए हैं, और हम लोग क्या करेंगे, इस पर बेस्ट को सम्स को लेंगे और एक साथ तीनों हेड को खोल लेंगे ना। होता है क्या, बहुत बच्चे पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटी को बनाते हैं, चुन चुन के आइटम को, ऑपरेटिंग में कौन कौन जाएगा गिवन डाटा से, फिर इन्वेस्टिंग बनाते हैं, फिर फाइनेंसिंग। उसमें होता क्या है कि एक ही आइटम को आपको 3 एक्टिविटी बनाने के लिए 3 बार पढ़ना पड़ेगा, ऊपर से नीचे तक, और हो सकता है कुछ आइटम पुट करने से वहां एस्केप भी कर जाए, छूट जाए। इसीलिए तीनों फॉर्मेट को हम लोग, ए जो बोले थे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, बी कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, तीनों को खोल लेंगे, और सिलसिलेवार ढंग से जो डाटा रहेगा उसको हम लोग एनालिसिस करके जो जहां जाएगा उसी समय पुट करते जाएंगे। एक चीज और, ये तो हम लोग इनडायरेक्ट मेथड का अभी पढ़ रहे थे, डायरेक्ट मेथड का भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो इस पर बेस्ड हम लोग सम्स को हम लोग लेंगे। तो आज जो हम लोग कंसेप्चुअल पार्ट पर हैं इसको आप लोग कवर करेंगे। थैंक यू।